नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज सबसे पहले बिहार की करेंगे बात, जहां नीतीश कुमार कल शाम 4:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी तो पक्की ही थी, सरप्राइज कर दिया है। बिहार में बीजेपी नेता के तौर पर 2 नए चेहरे सामने आ गए हैं। अब तक बिहार में सुशील मोदी बीजेपी का चेहरा थे, वो नीतीश कुमार के भी फेवरेट थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नया नेता और उपनेता बना दिया है और इन्हीं को नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार में बीजेपी के ये नए तेवर इस बार नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। ये बिहार की सियासत में नया उलटफेर है। चुनाव जीतते ही बिहार में बीजेपी ने चेहरा बदल दिया। अब तक सुशील मोदी बीजेपी विधायक दल के नेता होते थे और सरकार में नीतीश के बाद नंबर 2 बनते थे, लेकिन अब नीतीश के साथ सुशील मोदी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बीजेपी उनकी जगह नए चेहरे को लेकर आ गई है। इस बार 68 साल के सुशील मोदी की जगह 64 साल के तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी ने बिहार में विधानमंडल दल का नेता चुना है। तारकिशोर कटिहार से लगातार 4थी बार विधायक बने। बीजेपी ने 62 साल की रेणु देवी को उपनेता बनाया है। वो बेतिया सीट से 4 बार विधायक रह चुकी है। पिछली बार सुशील कुमार मोदी विधानमंडल दल के नेता चुने गए थे। इस बार आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है कि बीजेपी नेतृत्व यहाँ पर बदलाव के लिए प्रयासरत है और आप उसके लिए बड़ा चेहरा है? उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि एक कार्यक्रम मिला है या दायित्व मिला है। सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। मोदी लेकिन अब नहीं रहेंगे, उप मुख्यमंत्री तो तय हो गया। मुझे पता नहीं है इस बारे में, मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरे को अपने बारे में भी पता नहीं है, भाई साहब के भी बारे में पता नहीं है। वो भी मेरे गार्जियन है, क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलाया है जी। उन्होंने उंगली पकड़ के, माननीय हमारे कैलाशपति मिश्रा जी, ताराकांत झा जी, सभी हमारे जितने नेता हैं, हमारे छोटे भाई सब अध्यक्ष बने, सभी हमको उंगली पकड़ के सभी लोगों ने सीखने का मौका दिया। हम लोगों ने काम करके सीखा है और सीख रहे हैं। अभी भी जब तक रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे। तो मतलब पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपेगी उप मुख्यमंत्री का, तब लेंगे? जब जिम्मेदारी सौंपेगी तब देखा जाएगा। ये बिहार में बीजेपी की पॉलिटिक्स का नया चैप्टर है। नए चेहरों से बिहार में बीजेपी नई कहानी लिखने जा रही है। बड़ी चुनावी जीत के बाद सुशील मोदी वाला पन्ना बीजेपी ने पलट दिया है। सुशील मोदी अपना दर्द रोक नहीं सके, ट्विटर पर लिखा, भाजपा और संघ परिवार ने 40 साल के राजनीतिक जीवन में इतना कुछ दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। इस ट्वीट से साफ था कि सुशील मोदी से डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया। संकेत सुबह से ही मिलने लगे थे जब एनडीए और बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी। इसके बाद नीतीश कुमार को राज्यपाल के पास दावा पेश करने के लिए जाना था। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, इसकी जो है खबर उस वक्त मिल गई थी जब नीतीश कुमार एक अणे मार्ग से निकलकर तमाम नेताओं के साथ राजभवन गए थे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, लेकिन सुशील मोदी उनके साथ नहीं थे। सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ अणे मार्ग से निकले और वो स्टेट गेस्ट हाउस गए, तो वहीं कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, शायद सुशील मोदी का पत्ता जो है वो कट चुका है और इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ राजभवन नहीं गए हैं। विधायक दल की बैठक से भी साफ हो गया था कि बिहार में बीजेपी बदलाव करने जा रही है। गठबंधन में नीतीश कुमार तो सीएम के तौर पर पक्के हैं, लेकिन बीजेपी डिप्टी सीएम पर साइलेंट थी। विधायक दल की बैठक में सुशील मोदी पर न कोई चर्चा, न ही किसी ने नाम लिया। बैठक से बाहर निकलकर नेता यही बात बता रहे थे। माननीय राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। नीतीश कुमार जी का नाम एनडीए के नेता के रूप में प्रपोज किया और सारे लोगों ने समर्थन किया। जीतनराम मांझी ने समर्थन किया, मुकेश सहनी ने समर्थन किया और जेडीयू ने भी समर्थन किया। और दूसरा, माननीय सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता चुनने का और रेणु जी को उपनेता चुनने का। बस इतना ही हुआ। उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
ये लोग जो तारकेश्वर प्रसाद जो हैं, ये क्या है, मतलब विधायक दल के नेता हुए या एनडीए के उप नेता हुए? ये विधायक दल के जो नेता हुए, ये संभवतः लगता है यही उपनेता, यही उपनेता हुआ तारकेश्वर में। हाँ, ऐसा कोई क्लियर कट नहीं वहाँ प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इतना ही हुआ। वैसे नीतीश कुमार की पसंद सुशील मोदी ही रहे। 2005 से 2013 तक दोनों ने एक साथ काम किया। इसके बाद 2017 में भी फिर से नीतीश बीजेपी के साथ आए तो सुशील मोदी के साथ उनकी जोड़ी रिपीट हुई। इसीलिए नए डिप्टी सीएम पर नीतीश को कॉन्फिडेंस में लेना भी जरूरी था। राजनाथ सिंह को बिहार भेजने का एक मकसद ये भी था। राजनाथ सिंह को इसलिए भी भेजा गया था क्योंकि नीतीश कुमार से उनका अच्छा तालमेल है, तो नीतीश कुमार उनकी बात को मानेंगे। नीतीश कुमार हमेशा से चाहते थे कि वो सुशील मोदी ही उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ये चाहता था कि कोई चेहरा नया हो जो कि बीजेपी को आगे की तरफ ले जाए। बिहार में सुशील मोदी 15 साल से बीजेपी का चेहरा थे। 15 साल से सुशील मोदी नीतीश कुमार के जोड़ीदार थे। बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी का बड़ा नाम है। लेकिन ये तब की बात थी जब जेडीयू बड़ी पार्टी होती थी। बीजेपी ने इस चुनाव की बड़ी जीत से बिहार में वक्त और सियासत बदल दी है। अब वो गठबंधन में बड़ा भाई है और जो वो कहेगी उसे नीतीश कुमार मना नहीं कर सकते। इस बार भी नीतीश कुमार के प्लान में डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी ही रहे होंगे, लेकिन बीजेपी को तो बिहार में अपना फ्यूचर प्लान देखना है। शायद इसीलिए पुराने चेहरों को किनारे लगाने वाला फैसला हुआ है। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने सुशील मोदी को क्यों किनारे लगा दिया और क्यों उसने इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने का प्लान तैयार किया, इसे आप इस तरह से समझिए कि ये भविष्य के लिए बिहार में बीजेपी की तैयारी है। इसीलिए पुराने नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। बिहार में बीजेपी के नए नेतृत्व की तलाश है और उसे ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आगे चलकर नीतीश कुमार जैसा विकल्प बन पाए। नए चेहरे सामने लाने से सत्ता का जातीय संतुलन भी बनेगा। तारकिशोर प्रसाद का चुनाव इसलिए हुआ है कि वो कलवार जाति से आते हैं, जो कि वैश्य समुदाय का हिस्सा है। वो बिहार के कटिहार से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। वो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहे और अपने संघर्ष से बीजेपी में धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। हमने तारकिशोर प्रसाद से इस पूरे मामले में की है खास बातचीत, सुनिए। तारकिशोर जी, कटिहार से आप विधायक हैं और लगातार इससे पहले आपने वहां पर 15 में जेडीयू के कैंडिडेट को, उससे पहले आरजेडी के कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। पार्टी ने एक बड़ी भूमिका आपकी देखी है, तो इसमें क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। नेतृत्व जब भी कोई जिम्मेदारी देता है उस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करते हैं। हम सबको पता भी नहीं होता है कि हम किस जिम्मेदारी में जाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी या जिम्मेदारियां मिलेगी उसको बेहतर ढंग से उसका हम सब निर्वहन करेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए हम सब तैयार रहते हैं। आपने बताया कि आप लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि इस तरह से अचानक भूमिका बदलेगी। किसका फोन आया था? नहीं, वास्तव में बैठक में मेरे नाम की घोषणा हुई तो मैं जाना और फिर इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत सहजता से लिया हूं और इस जिम्मेदारी का हम सब निर्वहन करेंगे। लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में सदस्य के रूप में सेवा करने का और अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है, सचेतक के रूप में और अन्य दायित्वों के रूप में। तो मैं सहजता से लिया हूं यह जिम्मेदारी भी मैं निभाऊंगा। तारकिशोर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको सीधे बैठक में ही पता चला। सर, किसी ने तो आपसे बात की होगी ना उससे पहले कि विधायक दल के नेता के तौर पर आप चुने जा सकते हैं, आपका नाम? देखिए, अब राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि किस, वैसे देखिए सभी कार्यकर्ता इसके लिए सक्षम होते हैं, लेकिन किसी को बनना है तो फिर मेरा चयन किया गया। उसके लिए मैं नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अपने सभी जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, हमारे नेता हैं जो पूर्व से विधायी स्वरूप में या और अन्य स्वरूप में काम करते आ रहे हैं, सबके सहयोग से सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे।
वैसे तो बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी वैश्य समुदाय से हैं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद पुराने नेता हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी उनका नाम सामने लेकर आई है। डिप्टी सीएम के तौर पर दूसरा नाम रेणु देवी का बताया गया, जो बीजेपी विधायक दल की उप नेता चुनी गई हैं। रेणु देवी नोनिया जाति से हैं, जो बिहार में महादलित समुदाय में आती हैं। इस नाम से भी बिहार में सत्ता का जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। हमने रेणु देवी से भी की है खास बातचीत। देखिए, राबड़ी देवी जी के बाद कोई ऐसा नाम या चेहरा महिला का नजर नहीं आता है जिन्होंने बिहार का एक तरीके से नेतृत्व किया हो, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही सही। अगर आपके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए? देखिए, आप राबड़ी देवी से सुनिए, आप राबड़ी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, राबड़ी जी हमारी सम्मानीय है, हमारी मुख्यमंत्री थी, उनके भी मुख्यमंत्री के काल में मैं काम की हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत ही ये करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। लेकिन जो अपने एनडीए काम करने का जो हमारा अलग एक काम है, जो कि विकास लेके जो बिहार में विकास हुआ है और आज पूरे विकास दिखाई पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कंधे से कंधे मिला के विकास का काम करने का, आगे भी काम करने का योजना करेंगे, लेकिन जब पार्टी का आदेश होगा तब। लेकिन अगर प्रदेश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट करती है, क्योंकि अगर सिर्फ पहले फेज को हम छोड़ दे तो दूसरे और तीसरे चरण में तो 10% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लिया और आप लोगों को ज्यादा सीटें भी मिली हैं जब सीमांचल और बाकी एरिया में चुनाव हो रहा था। ये हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान दिए। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार सरकार के नेतृत्व, हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान रखा है महिलाओं के ऊपर, हमारे के बिहार सरकार के एनडीए सरकार ने जितना महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, निश्चित रूप से महिलाएं काम करेंगी। महिलाएं विकास का काम चाहती है, महिलाएं सुरक्षा का काम चाहती हैं, महिलाएं अपने डिपेंडेंट होने का काम चाहती हैं। अगर 50% आरक्षण मिला तो इसी सरकार में मिला है, दूसरी सरकार में तो नहीं मिला है। अगर हमें राशन पानी जो भी आज कोरोना काल में मिला है, इसी सरकार में मिला है। आज हमें जो शिक्षक में 50% आरक्षण मिला, इसी सरकार में मिला। तो निश्चित रूप से महिलाएं, एक विश्वास है कि भाजपा जो है और एनडीए जो है उसके साथ में रहने से हमें ज्यादा सुरक्षा, हमारी एजुकेशन, हमारा सब तरह से जो काम बढ़ रहा है उसमें वो भागीदारी कर रही है कि फिर एनडीए सरकार बने और आगे हम काम करते रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा बाल बच्चा सुरक्षित रहे और विकास की ओर हम बढ़ते रहें। बीजेपी के नए चेहरों से नीतीश कुमार को तो सीधे तौर पर कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अचानक ये फैसला किया और जिस तरह से सुशील मोदी को इस बार वो नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सुशील कुमार मोदी ही रहे होंगे। 15 साल में सुशील कुमार मोदी के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग सबने देखी है, लेकिन इस बार सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ नहीं होंगे। और सिर्फ यही बात नहीं, नीतीश कुमार के लिए इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। उनकी नई पारी में कितनी मजबूती होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लाचारी कितनी है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। नेता के रूप में निर्वाचित किया गया नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल से नेता निर्वाचित, एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। नई पारी से नीतीश कुमार नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 15 साल से बिहार की राजनीति का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, और ये बात 15 साल बाद आज भी कोई काट नहीं सकता। फिर चाहे बिहार की राजनीति अब कितनी भी बदल गई हो, फिर चाहे नीतीश कुमार की ताकत कितनी भी कम हो गई हो। एक चीज तो थी कि सीट कम आने के बाद नीतीश कुमार काफी दुखी थे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया लेकिन जनता ने उतना उनको उतनी मजदूरी नहीं दी, तो इस बात को लेकर वो दुखी थे, अवसाद में थे। 3 दिन तक उन्होंने कुछ बोला नहीं। इस बीच में बीजेपी के नेता गए तो उन्होंने कहा कि आप ही सरकार बना लीजिए, मैं बाहर से सपोर्ट कर लूंगा। आज ये बात खुद उन्होंने विधायक दल की बैठक में कही। बिहार के जनादेश को बीजेपी के पक्ष में और नीतीश कुमार के विरोध में माना गया। बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन ने ही नीतीश की सत्ता जाने से बचा लिया।
बीजेपी एनडीए में नंबर 1 पार्टी बन गई और जेडीयू से बड़े भाई का दर्जा छीन लिया। दावा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का सीएम बनाने का ऑफर भी दिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मना लिया। हमारा जो इच्छा थी कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बने, हम उनको सहयोग करें, लेकिन बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के आदेश का हम पालन कर रहे हैं, बिहार के जनता के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम और बेहतर तरीके से जो हमारी कमियां रह गई उसको ढूंढ कर, और हम लोग को भी बोलेंगे आप लोग भी अपनी हमारी कमियों को। नीतीश कुमार की पार्टी का कद भले ही बीजेपी के सामने छोटा हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार के कद का नेता बिहार बीजेपी में अब भी नहीं है। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। यही नीतीश कुमार की ताकत भी है और यही अब नीतीश कुमार का चैलेंज भी, क्योंकि अब उनके साथ सरकार में उनसे ज्यादा सीटों वाली बीजेपी है। हमारे विरोधियों के द्वारा फैलाया गया प्रचार था। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने चुनाव से पहले भी घोषणा की, चुनाव के अंदर भी घोषणा की और चुनाव के बाद साबित किया कि एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे। और सरकार बन रही है, मजबूती से बन रही है। एनडीए के बीजेपी पार्टनर है और सशक्त पार्टनर के साथ और अच्छे एक व्यक्ति के साथ, जिसकी दूरदृष्टता बिहार के मुख्यमंत्री को मैं माननीय नीतीश कुमार के इस नियुक्ति पर, चयन पर, शपथ के बाद ही नियुक्ति होती है, मैं बधाई देना चाहूंगा। और बीजेपी बहुत ही व्यवस्थित पार्टी। नीतीश कुमार की नई पारी में कितनी मजबूती और कितनी लाचारी है, ये तो आने वाले 1-2 साल में ही पता चल जाएगा। लेकिन कुछ संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब बिहार में राज इतना आसान नहीं है। सुशील मोदी से उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें किनारे लगा दिया और नीतीश भी कुछ नहीं कर पाए। नई सरकार में बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी की हिस्सेदारी भी बड़ी होगी। 2 डिप्टी सीएम, स्पीकर के साथ अहम मंत्रालयों पर बीजेपी की नजर होगी। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच इसको लेकर कितना तालमेल हो पाएगा, यह भी देखना होगा। कल 4-4:30 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। नीतीश कुमार को इस नए तेवर वाली बीजेपी के साथ काम करना है, यही उनका बड़ा चैलेंज है। अपनी पार्टी और अपने नाम की साख को फिर से बनाना, मजबूत नेता बनकर निकले तेजस्वी से निपटना और डबल इंजन की सरकार में तेज विकास वाले वादों को पूरा करना। नीतीश कुमार पहले से कहीं ज्यादा कांटों भरी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। पटना से रोहित सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक। देश में दिवाली की रौनक थी, तब हमारे वीर जवान सरहद पर गोलियां झेल रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने 13 नवंबर को दिवाली से ठीक एक दिन पहले बिना उकसावे के सीज फायर तोड़ा। मकसद घुसपैठ की थी, लेकिन सरहद पर जवानों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। लेकिन इस साहस के दौरान हमारे 5 जवान शहीद हो गए। सर्वोच्च बलिदान देने वालों में 4 सेना के जवान हैं और 1 बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं। आज श्रीनगर में सभी शहीदों को सेना ने श्रद्धांजलि दी। अब शहीदों का पार्थिव शरीर घर भेजा जा रहा है। पूरा देश आज नम आंखों से उन तमाम शहीदों को, अपने सैनिकों को सलाम कर रहा है। इस मुल्क के अभिमान चले, देश की आन बान और शान चले। है मेरे देश जरा झूम कर देना रास्ता, तिरंगे में लिपटे बहादुर जवान चले। वतन पर कुर्बान वीर सपूतों की विदाई की बेला, शौर्य में लिपटी शहादत का काफिला निकला है। साथियों के दिलों में गुस्सा है, लेकिन फक्र से सिर ऊंचा है। श्रीनगर में शहीद हुए जवानों को साथियों ने पूरे सैन्य सम्मान से आखिरी विदाई दी, इस शपथ के साथ कि ये शहादत खाली नहीं जाएगी। 13 नवंबर को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, केरन और गुरेज सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर बंदूकों का मुंह खोल दिया। कुपवाड़ा से लेकर बारामूला तक बिना उकसावे के फायरिंग की सेना ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन इस मुठभेड़ में हमारे 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सिपाही जे ऋषिकेश रामचंद्र, नागपुर से नायक एसपी रमेश राव, से हवलदार हरधान चंद रॉय, पश्चिम बंगाल के नादिया से गनर सुबोध घोष और उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल वीर गति को प्राप्त। शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद सेना के 4 जवानों और बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर की श्रीनगर में आज बीएसएफ और सेना ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद इन शहीदों के पार्थिव शरीर
उनके गांवों और इलाकों में भेजी जाएगी। लेकिन सबसे कठिन घड़ी होती है तिरंगे में लिपटे हुए शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाना। सब्र की सीमा टूट जाती है। सेना में गनर सुबोध घोष पश्चिम बंगाल के नादिया के रहने वाले थे। ये 24 साल के सुबोध का अंग बेटे को खो देने के बाद माँ बिलख रही पर दुख का पहाड़। पत्नी गहरे सदमे में है। 3 महीने की नवजात बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। ये दर्द महसूस करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ खून उबाल मारने लगेगा। अब ये परिवार चाहता है कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरे। मेरी शादी को 1.5 साल भी नहीं हुआ है। मेरी बेटी 3 महीने की है। बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, सिर्फ फोटो में देखा। हर शहीद के आंगन से एक आवाज उठती है। ये बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का घर है। राकेश उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले के गंगानगर के रहने वाले थे। शहादत की खबर पहुंची तो परिवार में मातम छा गया। मां और पत्नी रो रो कर बेसुध हैं। राकेश डोभाल जम्मू के बारामूला घाटी में सीज़फायर के उल्लंघन के दौरान पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। निश्चित रूप से जहां हमारे लिए गौरव की बात है कि एक जवान जिसने देश की रक्षा के लिए काम किया, वहाँ दुख का सबब भी है कि बहुत छोटी बिटिया को अपनी छोड़ के वो गया। और मैं कह सकता हूँ कि जवान ऐसे ही जाते रहेंगे, दुख का तो हमारे लिए सबब बनता ही है। और जिस प्रकार से हमारा पाकिस्तान का जो छदम युद्ध जिस प्रकार से कर रहा है, उसका जवाब तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वीर सपूत सिपाही जे ऋषिकेश रामचंद्र की शहादत की खबर इलाके में फैली तो लोग घर पहुंचने लगे। परिवार गम में डूबा है और उन्हें पार्थिव शरीर का इंतजार है। वादा तो था लौट कर आने का, लेकिन अब तिरंगे में लिपटी शौर्य की विजय गाथा घर लौट रही। भारत माँ के शहीद वीर सपूत में सेना के हवलदार हरधान चंद रॉय भी। हवलदार हरधान असम के धुबरी के रहने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर शहर के नायक एसपी रमेश राव भी उसी कतार में हैं, जिन्होंने देश के सम्मान के लिए जान गंवा दी। शहीदों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान सहना पड़ा है। उसके 11 जवान मारे गए हैं, 16 घायल हैं। शहादत की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, कुर्बानी की कोई सीमा नहीं होती। देश के लिए शहीद हो जाना कोई मामूली बात नहीं। हर किसी को नहीं मयस्सर होता ये मान, ये पहचान। जाते तो सभी हैं इस दुनिया से, लेकिन ऐसे जाने का सलीका कहाँ सीख पाते हैं सब। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा ने अचानक पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम सूबा बना दिया था और आज वहां बंदूक के बल पर मतदान भी करा दिया। लेकिन इस स्टंट के बावजूद स्थानीय लोग इमरान की चालबाजी में फंसने को तैयार नहीं। गिलगिट बाल्टिस्तान में जमकर विरोध हो रहा है। नेताओं को धमकी और अगवा किए जाने के बावजूद सड़क पर हजारों की भीड़ उमड़ आई थी और इमरान का खेल इस भीड़ ने वहां के लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया। ये गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की आवाज है। ये पाकिस्तान और उसकी सेना के जुल्म के खिलाफ। कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में इमरान खान चुनाव करा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग इस ड्रामे को समझ चुके हैं और जुल्म का हिसाब मांग रहे हैं। 15 दिन पहले गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम सूबा बनाने का फैसला लिया था। उनकी चाल थी कि सूबा बनाकर और कुछ राजनीतिक रेवड़ियां देकर सुलगते इलाके को ठंडा किया जाए, लेकिन चाल नाकाम रही। अब इसी इलाके के लोग बागी हो गए हैं, सड़क पर निकल आए हैं। इस बगावत से पाकिस्तान की सेना पूरी तरह बौखला गई। पुलिस और सेना लोगों को बोलने नहीं दे रही, मंच से उन्हें घसीट कर उतारा जा रहा है। सादे पोशाक में आईएसआई के लोग इलाके में घूम रहे हैं। सवाल उठाने वालों का माइक बंद करवाया जा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की आवाज बंद करने की कोशिश नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना जितना जुल्म कर रही है उतना ही विरोध तेज होता जा रहा है, भीड़ उतनी ही। इस विरोध प्रदर्शन के बीच गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी ने आज चुनाव कराया। 16,000 से ज्यादा जवानों की निगरानी में लोकतंत्र का तमाशा निकाला गया। लोगों को डराया धमकाया गया, जबरन वोट डलवाए गए। एक तो जमीन पर अवैध कब्जा, ऊपर से जोर जबरदस्ती से चुनाव। ये लोकतंत्र के नाम पर मजाक से कम नहीं।
लेकिन ये कोशिश नाकाम होने वाली है क्योंकि चिंगारी सुलग चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। KKIU में जो पॉलिटिकल डिबेट हुआ था उस दरअसल इमरान और बाजवा की जोड़ी एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रही। इमरान खान यहाँ चुनाव में जीत दर्ज कर पाकिस्तान में अपने खिलाफ बह रही सियासी हवा को बदलना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा गिलगित बल्तिस्तान को अंतरिम सूबा बनवाकर भागे हुए लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जोड़ी को ये समझ लेना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ पूरा पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। उसके अवैध कब्जे के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जितना दबाएंगे वो उतना ही बगावत करेंगे। आज तक ब्यूरो। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति में बदलाव करने के किसी भी कदम का कोई वैध आधार नहीं है और ये शुरुआत से ही अवैध है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप रहिए खबरदार और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।